तूफान रेमल ने मचाई तबाही, पूर्वोत्तर राज्यों में हुआ भारी नुकसान, बंगाल की खाड़ी से उठा था तूफान। तेज बारिश से ढहा विरूपाक्ष मंदिर का एक हिस्सा, ऐतिहासिक स्थल सालू मंडप हुआ क्षतिग्रस्त, हम्पी में स्थित है विरूपाक्ष मंदिर। पापुआ न्यू गिनी में हुई भूस्खलन की बड़ी घटना, भारत ने बढ़ाया दोस्ती का कदम, तत्काल राहत सहायता के लिए किया 10 लाख अमेरिकी डॉलर की घोषणा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दूरदर्शन की एंट्री, दूरदर्शन किसान ने लॉन्च किए एआई न्यूज एंकर, देश विदेश की 50 भाषाओं में बात कर सकेंगे एंकर। अष्टमुडी झील पर शोध आया सामने, मैक्रोफोना में पाया गया सर्वाधिक माइक्रोप्लास्टिक का संयोजन, मछलियां और शंख हैं सबसे अधिक प्रभावित। बीते दिनों आए चक्रवाती तूफान रेमल से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में मिजोरम, असम, मेघालय और नागालैंड में भारी तबाही देखी गई। हालांकि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने संभावित गंभीर चक्रवाती तूफान के लिए चेतावनी जारी की थी। यह 2024 का पहला प्री मानसून चक्रवात है जो बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था। इसके प्रभाव से भारी बारिश और तेज हवाएं चली, जिससे बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में बाढ़ और गंभीर क्षति देखी गई। गौरतलब है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात रेमल का नाम ओमान ने दिया है, जिसका अरबी में मतलब होता है रेत। बता दें कि चक्रवातों का नामकरण WMO यानी विश्व मौसम संगठन द्वारा किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की इस संस्था के कुल 185 सदस्य देश हैं। WMO ने 1972 में PTC यानी पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की स्थापना की थी। इसमें 8 सदस्य बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका, ओमान और थाईलैंड देश शामिल थे। साल 2000 में PTC की 27वीं बैठक के दौरान सभी देशों ने हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को नाम देने पर सहमति व्यक्त की थी, जहां PTC ने वर्ष 2004 में इस क्षेत्र में चक्रवातों का नामकरण शुरू कर दिया। गौरतलब है कि भारतीय उपमहाद्वीप के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग इस प्रक्रिया का संचालन करता है। इसमें चक्रवातों के नामकरण के लिए प्रत्येक देशों द्वारा सुझाए गए नामों की सूची पहले से शामिल होती है। इन नामों को क्षेत्रीय देशों के संगठनों के सहयोग से निर्धारित किया जाता है, जिसमें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर शामिल हैं। जानकारी के लिए बता दें कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों में उत्पन्न तथा विकसित होने वाले चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। ये 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर तथा 5 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच उत्पन्न होते हैं। वहीं भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 8 डिग्री अक्षांशों वाले क्षेत्रों में न्यूनतम कोरियोलिस बल के कारण इन चक्रवातों का प्रायः अभाव रहता है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने अष्टमुडी झील पर एक अध्ययन प्रकाशित किया है। अध्ययन के मुताबिक अष्टमुडी झील के मछलियों, शंख, तलछट और पानी में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया, जहां प्रतिशत के लिहाज से माइक्रोप्लास्टिक का संयोजन मैक्रोफोना में सबसे अधिक पाई गई है। इसमें मछलियों में 19.6% और शंख में 40.9% है। बता दें कि अष्टमुडी झील केरल के कोल्लम जिले में स्थित एक रामसर वेटलैंड है। यह झील अपनी मनोरम सुंदरता और 8 चैनलों के लिए जानी जाती है। इसका नाम 8 चैनलों के कारण अष्टमुडी रखा गया है। यह वेमनाड के बाद केरल की दूसरी सबसे बड़ी झील है। अष्टमुडी झील केरल की दूसरी सबसे बड़ी एस्चुरीन प्रणाली भी है। गौरतलब है कि एस्चुरीन प्रणाली नदी का वह जलमग्न मुहाना होता है जहां स्थल से आने वाले जल और सागरीय खारे जल का मिलन होता है तथा ज्वारीय लहरें क्रियाशील रहती हैं। अष्टमुडी झील का ऐतिहासिक महत्व भी है, जो 14वीं शताब्दी में झील के पास स्थित प्राचीन क्विलोन शहर शेष विश्व को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण बंदरगाह था। जानकारी के लिए बता दें, माइक्रोप्लास्टिक छोटे प्लास्टिक कण होते हैं जो 5 मिलीमीटर से छोटे होते हैं। ये कण विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होते हैं और पर्यावरण में व्यापक रूप से फैल जाते हैं। यह सौंदर्य प्रसाधनों से लेकर संश्लेषित कपड़ों और प्लास्टिक की थैलियों और बोतलों तथा कई तरह के अन्य उत्पादों में मौजूद होते हैं। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु होते हैं जो पॉलीमर श्रृंखलाओं में एक साथ बंधे होते हैं। साथ ही पॉलीब्रोमिनेटेड डिफेनिल ईथर और टेट्राब्रोमोबिस्फेनॉल आदि रसायन इस पर मौजूद होते हैं। हाल ही में विरूपाक्ष मंदिर का एक हिस्सा तेज बारिश के कारण ढह गया, जिसके चलते मंदिर का ऐतिहासिक स्थल सालू मंडप क्षतिग्रस्त हो गया।
वहीं संरक्षणवादी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मंदिर की सुरक्षा और संरक्षण पर चिंता व्यक्त की है। बता दें, विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के राजा विक्रमादित्य द्वितीय ने करवाया था। वहीं विजयनगर साम्राज्य के दौरान इसका और अधिक विस्तारित और विकसित किया गया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जिसके मुख्य गर्भगृह में शिवलिंग को स्थापित किया गया है। इसका निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया है, जहां गोपुरम और स्तंभ युक्त हॉल को विशेष रूप से सुसज्जित किया गया है। इसका मुख्य गोपुरम करीब 50 मीटर ऊंचा है और इसमें कई मंजिलें हैं। गौरतलब है कि यह हम्पी के विरासत स्थल का एक हिस्सा है, जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारतीय इतिहास और संस्कृति का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे हम्पी के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि हम्पी दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह 14वीं से 16वीं शताब्दी तक विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। इस साम्राज्य के दौरान हम्पी का समृद्धि और सांस्कृतिक विकास किया गया। इसे 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। यहाँ के कई ऐतिहासिक मंदिर, स्मारक और खंडर इसे विशेष बनाते हैं, जिसमें विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर, राजा का बाजार, पत्थर की मूर्तियां और नक्काशी एवं संगीत स्तंभ तथा हम्पी उत्सव शामिल हैं। हाल ही में पापुआ न्यू गिनी में भूस्खलन की एक बड़ी प्राकृतिक घटना देखी गई। इससे तबाही हुई तथा जान माल का काफी नुकसान हुआ है, जिसके चलते भारत सरकार ने द्वीपीय देश में राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए 10 लाख अमेरिकी डॉलर की तत्काल राहत सहायता की घोषणा की है। ऐसे में विदेश मंत्रालय ने बताया कि पापुआ न्यू गिनी फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन के तहत भारत का एक करीबी दोस्त और भागीदार देश है। वहीं भारत सरकार ने प्राकृतिक आपदा पर हर संभव समर्थन और सहायता देने का वादा किया है। बता दें कि पापुआ न्यू गिनी दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित एक स्वतंत्र देश है। यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर तथा इंडोनेशिया के पूर्व में स्थित है। इसकी जनसंख्या करीब 7 मिलियन है और जीडीपी 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। यह प्राकृतिक संसाधन संपन्न देश है। व्यापार और निवेश दोनों में पापुआ न्यू गिनी के साथ भारत की भागीदारी में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली मुख्य वस्तुओं में वस्त्र, मशीनरी एवं उपकरण, खाद्य पदार्थ, निर्मित सामान, फार्मास्यूटिकल, साबुन, वॉशिंग पाउडर, पॉलिश पेपर, पेपर पल्प आदि शामिल है। जबकि भारत पापुआ न्यू गिनी से सोना, तांबा अयस्क, लकड़ी, समुद्री उत्पाद, कॉफी, वेनिला और कोको का आयात करता है। वहीं पापुआ न्यू गिनी भारतीय उच्च आयोग के सहयोग से पोर्ट मोर्सबी में हर साल भारत नाइट के रूप में सांस्कृतिक समारोहों का आयोजन करता है। जानकारी के लिए बता दें कि भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच एक बहुराष्ट्रीय समूह है। इसे 2014 में भारत और 14 प्रशांत द्वीपीय देशों के बीच सहयोग के लिए विकसित किया गया था। इसमें कुक आइलैंड्स, फिजी, किरिबाती, मार्शल आइलैंड्स, माइक्रोनेशिया, नाउरू, न्यू समोआ, सोलोमन आइलैंड्स, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, टोंगा, तुवालू और वानुअतु शामिल है। बीते दिनों जिनेवा में WIPO यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के सदस्यों का एक राजनयिक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में WIPO के सदस्यों ने एक संधि को अपनाया है। इस संधि के अंतर्गत पेटेंट आवेदकों के लिए मूल देश या आनुवंशिक संसाधनों के स्रोत का खुलासा करना अनिवार्य होगा। तो वहीं अगर आनुवंशिक संसाधनों से संबंधित पारंपरिक ज्ञान शामिल है तो आवेदक को उस स्थानीय समुदाय का नाम बताना होगा जिसने इसे प्रदान किया है। गौरतलब है कि यह संधि भारतीय आनुवंशिक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करेगी। हालांकि यह वर्तमान में भारत में संरक्षित है। बता दें कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो बौद्धिक संपदा के संरक्षण और प्रचार के लिए काम करती है। इसे साल 1967 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका लक्ष्य बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करना, नवाचार एवं रचनात्मकता को बढ़ावा देना है। वहीं इसके 193 सदस्य देश हैं। भारत इसका सदस्य 1975 में बना था। यह अपने सदस्य देशों के बीच बौद्धिक संपदा के मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। साथ ही सदस्य देशों के बीच समझौतों को प्रोत्साहित करता है, जबकि यह बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण के कार्यक्रम भी संचालित करता है। जानकारी के लिए बता दें कि बौद्धिक संपदा संपत्ति की एक ऐसी श्रेणी है जिसमें मानव बुद्धि से निर्मित ऐसी रचनाएं शामिल होती हैं जिन्हें छूकर महसूस नहीं किया जा सकता। इनमें मुख्य रूप से कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क शामिल होते हैं। हाल ही में डीडी किसान ने टेलीविजन चैनल को एक नए रूप में पेश करने के लिए 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर लॉन्च किए हैं। इन एंकरों को AI कृष और AI भूमि नाम दिया गया है, जहां ये 50 भारतीय और विदेशी भाषाओं में बात कर सकते हैं। वहीं ये न्यूज एंकर एक कंप्यूटर है जो बिल्कुल इंसान की तरह ही काम कर सकते हैं।
और वे बिना रुके थके 24 घंटे और 365 दिन समाचार पढ़ सकते हैं। गौरतलब है कि किसान दर्शक इन एंकरों को देश के सभी राज्यों में देख सकेंगे। यह एआई एंकर देश में और वैश्विक स्तर पर हो रहे कृषि अनुसंधान, कृषि मंडियों के रुझान, मौसम में बदलाव के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। साथ ही सरकारी योजनाओं से संबंधित हर आवश्यक जानकारी को साझा कर सकेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि डीडी किसान टेलीविजन चैनल भारतीय राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन का एक विशेष चैनल है जो भारत के किसानों और कृषि समुदाय के लिए समर्पित है। इसे 26 मई 2015 को भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था और तब से यह कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि, बागवानी, पशुपालन, मछली पालन और संबंधित क्षेत्रों में नवीनतम जानकारी प्रदान करना है। वहीं यह किसानों को कृषि संबंधित सरकारी योजनाओं, नवीनतम अनुसंधान, मौसम पूर्वानुमान और बाजार के भाव जैसी महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदान करता है। हाल ही में नासा ने प्रीफायर मिशन के तहत विकसित शू बॉक्स के आकार के पहले क्यूबसैट उपग्रह को लॉन्च किया है। इस उपग्रह को न्यूजीलैंड के माहिया से रॉकेट लैब के इलेक्ट्रॉन रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। यह पृथ्वी के ध्रुवों पर ऊष्मा उत्सर्जन का अध्ययन करेगा। वहीं इस मिशन का दूसरा उपग्रह अगले कुछ दिनों में लॉन्च करने की योजना है। बता दें कि प्रीफायर यानी पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट नासा का मिशन है। इसे नासा और विस्कॉन्सिन मेडिसन विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य पृथ्वी के आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में ऊष्मा ऊर्जा के उत्सर्जन को मापना और अध्ययन करना है। इसका लक्ष्य पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में ऊर्जा का संतुलन कैसे बदल रहा है को समझना है और साथ ही जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान वृद्धि के प्रभावों को समझने में मदद करना है। इस मिशन में 2 छोटे उपग्रह शामिल हैं जो पृथ्वी के ध्रुवीय कक्षाओं में स्थापित होंगे और लगातार जानकारी एकत्र करेंगे। वहीं प्राप्त जानकारी जलवायु वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं के लिए सहायक होंगे जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए नीतियां बनाने में मदद करेंगे। साथ ही शोधकर्ताओं को आर्कटिक और अंटार्कटिक वातावरण से अंतरिक्ष में दूर अवरक्त ऊर्जा कहां और कब विकिरण होती है के बारे में जानकारी भी दे सकेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि प्रीफायर मिशन के प्रत्येक क्यूबसैट में एक थर्मल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर उपकरण का प्रयोग किया गया है जो इंफ्रारेड तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए विशेष आकार के दर्पण और सेंसर का उपयोग करते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह पर ज्वालामुखी के सक्रिय होने की जानकारी दी है। दरअसल यह जानकारी नासा के मैगलन रडार द्वारा प्राप्त पुराने आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर दी गई है। वहीं साथ ही वैज्ञानिकों ने यह भी जानकारी दी कि ग्रह के सिर्फ मोन्स ज्वालामुखी और नियोबे प्लांटिया के पश्चिमी भाग में नए लावा प्रवाह हुए थे, जिससे पता चलता है कि ये ज्वालामुखी आज भी सक्रिय थे। बता दें कि मैगलन राडार शुक्र ग्रह का एक खोजी अंतरिक्ष मिशन है। इसे नासा द्वारा 4 मई 1989 को केप कैनावरल से अंतरिक्ष शटल अटलांटिस से प्रक्षेपित किया गया था। यह अंतरिक्ष शटल से प्रक्षेपित किया गया पहला अंतर्ग्रहीय मिशन था और इनर्शियल अपर स्टेज बूस्टर का उपयोग करने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। इसका नाम पुर्तगाली खोजकर्ता फर्डिनेंड मैगेलन के नाम पर रखा गया था जो पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। इसका प्राथमिक लक्ष्य रडार इमेजिंग का उपयोग करके शुक्र की सतह का मानचित्र बनाना था। गौरतलब है कि मैगेलन अंतरिक्ष यान 1990 में शुक्र की कक्षा में पहुंचा था, जिसने शुक्र की सतह का पहला वैश्विक मानचित्र बनाया था। साथ ही ग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का वैश्विक मानचित्र भी बनाया। वहीं अक्टूबर 1994 में इसका परिचालन बंद हो गया। जानकारी के लिए बता दें कि नासा 2031 में शुक्र ग्रह पर एक नया मिशन भेजने की योजना बना रहा है। इसका नाम वेरिटास रखा गया है। यह वैज्ञानिकों को ग्रह की सतह का और उसके कोर का अध्ययन करने में मदद करेगा। साथ ही यह समझने में मदद करेगा कि शुक्र ग्रह जो पृथ्वी के लगभग बराबर आकार का है, एक अलग तरीके से क्यों विकसित हुआ। हाल ही में फिलीपींस की अपील कोर्ट ने आनुवंशिक रूप से संशोधित गोल्डन चावल और बीटी बैंगन के जैव सुरक्षा परमिट को रद्द कर दिया। ऐसे में कोर्ट ने इसके वाणिज्यिक प्रसार को रोकने का आदेश दिया है कि जब तक सभी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कानूनी मुद्दों का समाधान नहीं हो जाता है। वहीं इस निर्णय से जीएम फसलों के समर्थकों ने आपत्ति जताई है कि विटामिन ए की कमी वाले बच्चों के लिए एक घातक परिणाम हो सकता है। बता दें कि जीएम यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड वे फसलें होती हैं जिनके गुण सूत्र में कुछ परिवर्तन कर उनके आकार, प्रकार एवं गुणवत्ता में परिवर्तन किया जाता है। यह परिवर्तन फसलों की गुणवत्ता, कीटाणुओं से सुरक्षा तथा पौष्टिकता में वृद्धि के रूप में हो सकता है। वहीं गोल्डन चावल एक प्रकार की आनुवंशिक रूप से परिवर्तित चावल है। इसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों, आयरन और जिंक की उच्च मात्रा होती है। इसमें बीटा कैरोटीन नामक प्रो विटामिन ए की उच्च मात्रा पाई जाती है। इसकी उच्च मात्रा चावल को सुनहरे रंग में बदल देती है, जिसके चलते इसे गोल्डन राइस कहा जाता है।
दरअसल विटामिन ए वृद्धि, विकास और शरीर की दृश्य और प्रतिरक्षा प्रणाली को स्वस्थ रखने के लिए एक आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है। गौरतलब है कि बीटी बैंगन एक आनुवंशिक रूप से परिवर्तित बैंगन की किस्म है। इसे बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis के जीन को बैंगन के पौधे में शामिल करके विकसित किया गया है। इस बैंगन में बीटी प्रोटीन का उत्पादन होता है जो फसल के कीटों, विशेषकर फल और तना बेधक से सुरक्षा प्रदान करता है। जानकारी के लिए बता दें कि गोल्डन चावल का विकास फिलीपीन चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया है, जबकि बीटी बैंगन को फिलीपीन विश्वविद्यालय लॉस बानोस द्वारा किया गया है। हाल ही में अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक के 46वें संस्करण की शुरुआत कोच्चि में की गई। इस बैठक का आयोजन 30 मई तक किया जाएगा। वहीं इसका आयोजन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र गोवा द्वारा किया जा रहा है, जिसमें अंटार्कटिक संधि के 56 सदस्य देश भाग ले रहे हैं। इसमें अंटार्कटिका से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं की जाएंगी, खासतौर पर उन पर जो महाद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा देंगे। इस दौरान भारत मैत्री 2 के निर्माण की अपनी योजना सदस्यों के समक्ष रखेगा। बता दें कि ATCM यानी अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक अंटार्कटिक संधि प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह बैठक उन देशों द्वारा आयोजित की जाती है जिन्होंने अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं और जो अंटार्कटिका में सक्रिय अनुसंधान कार्यक्रमों का संचालन करते हैं। इसका उद्देश्य अंटार्कटिका के पर्यावरण, विज्ञान और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करना है और नीतियां तैयार करना है। यह बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं और इसमें पर्यवेक्षक देशों और विशेषज्ञ संगठनों को भी भाग लेने का अवसर दिया जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि अंटार्कटिक संधि एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो अंटार्कटिका महाद्वीप के उपयोग और प्रबंधन को विनियमित करती है। यह संधि 1 दिसंबर 1959 को वाशिंगटन DC में हस्ताक्षरित की गई थी और 23 जून 1961 को लागू की गई थी। इसका उद्देश्य अंटार्कटिका को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए सुरक्षित रखना है और साथ ही इसे सैन्य संघर्षों और विवादों से मुक्त रखना है। भारत ने 1983 में इस संधि का अनुसमर्थन किया। गौरतलब है कि अंटार्कटिका में भारत के मैत्री और भारतीय 2 सक्रिय अनुसंधान केंद्र हैं, जबकि 1983 में स्थापित भारत का पहला अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री बंद कर दिया गया है। खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। आज के बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, विरूपाक्ष मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 है, तमिलनाडु के तंजौर में स्थित एक हिंदू मंदिर है। 2, इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में विक्रमादित्य द्वितीय ने करवाया था। 3, यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह संधि 23 जून 1961 को लागू की गई थी। 2, भारत ने इस संधि पर 1985 में सहमति की घोषणा की थी। 3, यह संधि अंटार्कटिका महाद्वीप के उपयोग और प्रबंधन को विनियमित करती है। उपरोक्त में से कितने कथन गलत हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, चक्रवाती तूफान रेमल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसकी उत्पत्ति अरब सागर में हुई थी। 2, यह 2024 का पहला प्री मानसूनी चक्रवात है। 3, इसका प्रभाव भारत के पश्चिमी राज्यों में देखा गया। उपरोक्त में से कितने कथन गलत हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, मैगलन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसे नासा द्वारा 4 मई 1989 को केप कैनावरल से अंतरिक्ष शटल अटलांटिस से प्रक्षेपित किया गया था। 2, इसका नाम पुर्तगाली खोजकर्ता फर्डिनेंड मैगेलन के नाम पर रखा गया था। 3, इसका लक्ष्य रडार इमेजिंग का उपयोग करके बुध ग्रह की सतह का मानचित्र बनाना था। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। अंतिम प्रश्न है, गोल्डन चावल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह आनुवंशिक रूप से संशोधित चावल की एक किस्म है। 2, इसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों आयरन और जिंक की उच्च मात्रा होती है। 3, इसमें बीटा कैरोटीन नामक प्रोविटामिन ए पाया जाता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर एक नजर। हाल ही में DRDO ने ओडिशा तट से सुखोई 30 Mk1 प्लेटफॉर्म से रुद्र M सेकंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। रुद्र M सेकंड एक स्वदेशी रूप से विकसित ठोस ईंधन से चलने वाली वायु प्रक्षेपित मिसाइल प्रणाली है जो दुश्मन के हथियारों को नष्ट करने के लिए हवा से सतह पर मार करने में सक्षम है। इस मिसाइल प्रणाली में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा विकसित की हुई कई अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 300 किलोमीटर है, वहीं इसकी गति 5.5 मैक है और यह 200 किलोग्राम तक का भार ले जाने में सक्षम है।
हाल ही में जापानी शोधकर्ताओं ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह विकसित किया है। शोधकर्ताओं ने इसका नाम लिग्नोसैट रखा है। वहीं इसे सितंबर में स्पेसएक्स रॉकेट से लॉन्च करने की संभावना है, जहां इसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचाया जाएगा। इसका उद्देश्य पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने पर पूरी तरह से जलकर अंतरिक्ष मलबे को कम करना है। लिग्नोसैट क्योटो विश्वविद्यालय और लॉन्गिंग कंपनी सुमितोमो फॉरेस्ट्री के बीच एक संयुक्त प्रयास है। इस प्रायोगिक उपग्रह का प्रत्येक पक्ष केवल 10 सेंटीमीटर का है और इसे मैग्नोलिया की लकड़ी से तैयार किया गया है। हाल ही में ऑलिव ग्रीन गोइंग ग्रीन के तहत भारतीय सेना को पहली हाइड्रोजन बस प्रदान की गई। यह भारतीय सेना तथा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन के अंतर्गत प्रदान की गई है। इसे दोनों पक्षों के बीच पारस्परिक रूप से लाभप्रद साझेदारी की शुरुआत का प्रतीक माना जा रहा है। बता दें कि हाइड्रोजन ईंधन सेल तकनीक इलेक्ट्रो रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से हाइड्रोजन गैस को बिजली में परिवर्तित करके विद्युत ऊर्जा का एक स्वच्छ व कुशल विकल्प प्रदान करती है। यह प्रक्रिया जल वाष्प को एकमात्र उत्सर्जित पदार्थ के रूप में मुक्त करती है और शून्य उत्सर्जन सुनिश्चित करती है। हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त राष्ट्र सैनिकों का 76वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। यह दिन उन लोगों के बलिदान की स्मृति को भी सम्मानित करता है जिन्होंने शांति के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। हर साल इस दिन संयुक्त राष्ट्र और विश्व भर के देश उन पुरुषों और महिलाओं की व्यावसायिकता, समर्पण और साहस को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में सेवा की है या फिर कर रहे हैं। गौरतलब है कि शांति सेना का योगदान सदस्य देशों द्वारा स्वैच्छिक आधार पर किया जाता है। भारत के पास संयुक्त राष्ट्र शांति सेना अभियानों में योगदान की समृद्ध विरासत है। साल 2007 में भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में पूर्णतः महिला दल तैनात करने वाला पहला देश बना। हाल ही में मालदीव के आर्थिक विकास एवं व्यापार मंत्री मोहम्मद सईद ने भारत की रुपे सेवा मालदीव में शुरू करने की घोषणा की है। मालदीव में भारत की रुपे सेवा के आगामी शुभारंभ से मालदीव की मुद्रा रूफिया को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। साथ ही मोहम्मद सईद ने इस बात पर भी जोर दिया है कि डॉलर के मुद्दे को संबोधित करना और रूफिया को मजबूत करना मालदीव की सर्वोच्च प्राथमिकता है। गौरतलब है कि रुपे कार्ड का प्रयोग मालदीव क्षेत्र में रुपए के लेन देन के लिए औपचारिक रूप से उपयोग किया जाएगा। हाल ही में मुंबई के नेवी चिल्ड्रन स्कूल की 16 वर्षीय छात्रा काम्या कार्तिकेयन ने नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। ऐसा करके वह नेपाल की ओर से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली भारत की सबसे कम उम्र की और दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गई हैं। काम्या ने यह उपलब्धि अपने पिता नौसेना अधिकारी कमांडर एस कार्तिकेयन के साथ माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर प्राप्त की है। गौरतलब है कि अब तक काम्या कार्तिकेयन ने सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी फतह करने के अपने मिशन में 6 मील के पत्थर पूरे कर लिए हैं। उनका अगला लक्ष्य अंटार्कटिका में माउंट विंसन मैसिव पर चढ़ना है। हाल ही में अपनी दीर्घकालिक आर्थिक अस्थिरता को दूर करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे ने एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा शुरू की है। बता दें कि इसका नाम जिंग यानी जिम्बाब्वे गोल्ड रखा गया है। इस नवीन वैध मुद्रा का उद्देश्य सालों की मुद्रास्फीति और विनिमय दर की अस्थिरता के साथ देश की वित्तीय प्रणाली में स्थिरता प्रदान करना है। जिंग एक नई मुद्रा है जो सोने के भंडार द्वारा समर्थित है और इसका मूल्य सरकार द्वारा रखे गए भौतिक सोने द्वारा समर्थित है। जिंग नोट और सिक्के 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 और 200 जिग मूल्य वर्ग में उपलब्ध होंगे और जारी किए जाएंगे। इसका संचालन जिम्बाब्वे रिजर्व बैंक द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में 28 मई को स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की जयंती मनाई। वीर सावरकर एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, वकील और लेखक थे। इन्हें स्वातंत्र्य वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है। वीर सावरकर इंडिया हाउस नामक राष्ट्रवादी संस्था से जुड़े थे। इन्होंने अभिनव भारत और फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी की थी। वहीं वर्ष 1923 में इन्होंने हिंदुत्व शब्द की व्याख्या की और द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक एक पुस्तक भी लिखी। बीते दिनों शोधकर्ताओं ने मछली से लेकर कृंतकों तक विभिन्न कशेरुकियों में 40 पूर्व अज्ञात नीडो वायरस की खोज की, जिनमें 13 कोरोन वायरस भी शामिल हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि विभिन्न वायरसों के बीच क्रॉस ब्रीडिंग से अधिक खतरनाक विशेषताओं वाले वायरस का जन्म हो सकता है, जो एक और कोविड-19 जैसी महामारी को भी ट्रिगर कर सकता है। बता दें कि नीडो वायरस राइबोन्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं। ये वायरस कशेरुकियों में बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इस वायरस समूह में कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं जो इन्हें अन्य सभी आरएनए वायरस से अलग करती हैं।
प्रिय व्यूअर्स, हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।